हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के लिए स्टेज 1 सेक्शन 1 साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 34 को। इससे पहले हमने आपके लिए 33 और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया है, जिसे कि आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप सभी वीडियोस के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, आप उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर पाइएगा, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर ही पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक को भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, आप उस लिंक पर क्लिक करके सारे वीडियोस के पीडीएफ को और साथ ही साथ इस वीडियोस के पीडीएफ को भी डाउनलोड कर पाइएगा। और आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट, सभी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन और आपके सभी पीडीएफ के लिंक आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। ये वीडियोस आपका सिंपली आपका कह सकते हैं कि केमिस्ट्री पे, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से बेस्ड होगा आपका आज का प्रैक्टिस सेट्स। तो इस प्रैक्टिस सेट्स में सिंपली आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बताया जाएगा, ज़्यादा डीपली नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपको उसके लिए ज़्यादा डीपली जानने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, सो आपको सिंपली हम आंसर बताएंगे और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस ऑल कार्बन एटम्स आर क्वार्टरली इन नेचर। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सभी कार्बन परमाणु प्रकृति में चतुर्धातु होते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि डायमंड जो होता है, डायमंड में ऐसा होता है, डायमंड में जो सभी कार्बन होते हैं वो क्वाटरनरी नेचर में होते हैं, यानी एक कार्बन जो होता है डायमंड का वो 4 अलग अलग डिफरेंट कार्बन से अटैच होता है। और सभी 4 अलग अलग डिफरेंट कार्बन से अटैच होने के साथ साथ क्या करता है, वो एक प्रकार का कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है। और इसी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के कारण जो डायमंड होता है वो क्या होता है, हार्डेस्ट होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट में एक कार्बन जो होता है वो 3 कार्बन से क्या करता है, बॉन्ड होता है। और क्या करता है, वो आपके एक लूज बॉन्ड बनाता है, लूज बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाता है। और क्या होता है, वो उसके एक लेयर जो होते हैं दूसरे लेयर पे स्लिपरी हो जाते हैं। इस कारण से उसे हम लुब्रिकेंट के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको ज़्यादा डीपली ना बताते हुए सिंपली आपको बताना चाहेंगे कि क्वाटरनरी नेचर का जो होता है वो आपका सिर्फ डायमंड होता है, क्योंकि डायमंड में एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और डायमंड का जो डायमंड का जो लैटिस होता है यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो आपका FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, यानी फेस सेंटर क्यूबिक उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो चलिए वो आप अगर नहीं भी जानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सिंपली समझिए कि डायमंड में एक कार्बन 4 अलग कार्बन से जुड़ा होता है, तो इसे हम क्वाटरनरी नेचर कहते हैं या फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ठीक है, देखिए हम ज़्यादा आपको हालांकि बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ताकि आपको रट के याद नहीं करना पड़े। ठीक है, नहीं तो सिंपली आपको इसको याद करना ही होगा, दूसरा कोई इसके रिगार्डिंग अलग ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको रीजन याद रहता है तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इज मैक्सिमम ओवर। तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है कि ओजोन जो होल है उसका फॉर्मेशन यानी सबसे ज़्यादा कहाँ आपका क्या हो रहा है, वो आपका निर्माण हो रहा है, यानी कहाँ सबसे ज़्यादा बन रहा है। तो ये आपका कहाँ पे बन रहा है, ये आपके अंटार्कटिका में बन रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ ओजोन का वो कहाँ पे हो रहा है, आपका अंटार्कटिका में हो रहा है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा जा रहा है कि द एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप। ठीक है, द एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप क्या होगा, यानी कहने का मतलब साबुन की अपेक्षा अपमार्जकों का लाभ है। तो डिटर्जेंट जो होता है वो क्या होता है, हमें गिव्स लेदर, यानी कह सकते हैं कि वो हमें झाग देता है, कब, इवन हार्ड वाटर में भी। ठीक है, तो आपको आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर 3 क्या इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। ठीक है, जो आपका सोप जो होता है वो आपका हार्ड वाटर में आपका क्या करता है, झाग हमें नहीं देता है, लेकिन आपका जो डिटर्जेंट होता है वो हमें झाग देता है, कब, इवन कहाँ पे, आपके हार्ड वाटर यानी कठोर पानी में भी झाग वो देता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया ऑप्शन नंबर 3 में कि अपमार्जक कठोर जल में भी झाग देते हैं। ठीक है, अपमार्जक जो होते हैं यानी आपके डिटर्जेंट जो होते हैं वो आपको कठोर जल में भी झाग हमें प्रदान करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा जा रहा है कि ब्लीचिंग एक्शन ऑफ मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड, यानी सल्फर डाइऑक्साइड कहने का मतलब SO2। ठीक है, तो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज बिकॉज ऑफ, यानी कहने का मतलब है कि नम सल्फर डाइऑक्साइड की विरंजन क्रिया इसे किस कारण से होती है। ठीक है, तो ब्लीचिंग एक्शन जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड का वो उसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर के कारण होता है, और कहें तो उसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ के कारण होता है। ठीक है, देखिए आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, जो भी आपका सब्सटेंस वो क्या करता है, दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करता है, यानी दूसरे एलिमेंट का क्या करता है, लॉस करवा देता है और खुद का गेन करवाता है। और लॉस और गेन क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का दूसरे
एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स का क्या करता है, आपका लॉस करवाता है और खुद क्या करता है, आपका गेन कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग और आपके रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज इस प्रकार से होते हैं, तो आपको उतना डीपली नहीं जानना है। सिंपल समझिएगा कि ब्लीचिंग एक्शन जो होता है वो किसी भी मॉइस्ट SO2 यानी मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड का वो कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ का होता है। इसी कारण से वो आपका ब्लीचिंग एक्शन के रूप में इसे यूज किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज होने के कारण मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड में उसे हम ब्लीचिंग एक्शन के रूप में यानी ब्लीचिंग के रूप में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा जा रहा है कि द लॉन्ग रेंज पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया डिपेंड्स ऑन इट्स क्या है, डिपेंड ऑन इट्स कह सकते हैं कि रिजर्व ऑफ। ठीक है, तो ये आपका जो लॉन्ग रेंज ऑफ पोटेंशियल न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया में देखा जाता है किस आपके एलिमेंट्स के रिजर्व के कारण, यानी भारत में परमाणु ऊर्जा की लंबी दूरी की क्षमता इसके भंडार पर निर्भर करती है। यानी किसके भंडार पे, यानी कौन सा आपका सबसे ज़्यादा मात्रा में आपके इंडिया में देखा जाता है, जिससे कि हम ज़्यादातर। ठीक है, तो इंडिया में जो आपका लार्ज पोटेंशियल न्यूक्लियर एनर्जी देखा जाता है तो वो आपके किस कारण से, तो वो आपके यूरेनियम के कारण से, यूरेनियम रिजर्व के कारण से। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यानी यूरेनियम से हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ आपके न्यूक्लियर एनर्जी को हम क्या करते हैं, प्रदान करते हैं अपने भारत देश में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल्स हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट, यानी निम्नलिखित में से किस सार धातु की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। तो आपके किस धातु की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, तो ये आपके कह सकते हैं कि ये आपका लिथियम का क्या है, लिथियम आपके अल्कली मेटल होते हैं और अल्कली मेटल में से इसका क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट या फिर कह सकते हैं विशिष्ट ऊष्मा इसका सबसे ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल डाई, इनमें से कौन सा नेचुरल डाई है। ठीक है, तो नेचुरल डाई कौन सा है, तो आपको एलिजेरिन क्या है, ऑप्शन नंबर 3 यानी एलिजेरिन जो है ये आपका क्या होता है, नेचुरल डाई होता है। और इसे हम क्या करते हैं, तुर्की रेड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, तुर्की रेड। इसे हम क्या करते हैं, आपको याद रखिएगा, तुर्की TURKEY। ठीक है, तुर्की रेड। क्वेश्चन में कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक रंग है, तो ये आपका है एलिजेरिन। क्या होता है, एलिजेरिन जो होता है ये आपका नेचुरल डाई होता है, नेचुरल कलर होता है। इसे हम तुर्की रेड के नाम से भी जानते हैं और इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, C14H8 और आपका O4। ठीक है, ये आपका क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। और इसे हम क्या करते थे, पुराने समय में इसका हम यूज़ करते थे क्या करने, टेक्सटाइल और फैब्रिक को डाई करने के लिए, यानी टेक्सटाइल और फैब्रिक को हम क्या करते हैं, रंगने के लिए इसका हम यूज़ करते थे पुराने समय में। तो यही क्या था, आपका नेचुरल डाई था, जिसका नाम है एल्जेरिन और जिसे कि हम तुर्की रेड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड इज। ठीक है, तो रेशियो ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड इज, तो प्योर आपके 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात कितना होता है, तो ये आपका 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात जो होता है वो आपका कितना, 75% देखा जाता है। कितना, 75% देखा जाता है। ठीक है, तो 18 कैरेट गोल्ड में आपका जो शुद्ध सोना जो होता है, आपका प्योर गोल्ड जो होता है वो 75% पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि डायमंड इज हार्डर देन ग्रेफाइट बिकॉज, डायमंड जो होता है वो ग्रेफाइट से ज़्यादा हार्ड होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया कि डिफरेंस इन लेयर ऑफ एटम, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, डिफरेंस इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, नन ऑफ दीज। तो डायमंड जो होता है वो आपके ग्रेफाइट से हार्डर होता है। क्यों, क्योंकि आपके जो डायमंड और ग्रेफाइट के लेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके डिफरेंस के कारण, यानी उनके एटम्स के लेयर जो होते हैं उनके डिफरेंस के कारण ऐसा देखा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हालांकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड जो होता है ये भी एक प्रकार का रीजन बन सकता है, लेकिन आपको आपके जब भी एग्जामिनेशन आएंगे तो आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे, कंफ्यूजिंग ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। तो सिंपल समझ सकते हैं कि डायमंड जो होता है वो हार्डर होता है क्योंकि उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही कम्प्लेक्स होते हैं। एक ये भी रीजन है कि उसका स्ट्रक्चर होता है बहुत ही कम्प्लेक्स होता है, क्योंकि डायमंड में जो एक कार्बन होता है वो किसी अदर 4 कार्बन से जुड़े होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़े होते हैं। और डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़े होने के कारण उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है, और उसी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के कारण क्या करता है, ये आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस बन जाता है। लेकिन ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़े होते हैं और इसका से क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर उतना भी ज़्यादा कम्पैक्ट नहीं होता है। सो एक उसका लेयर, और वो क्या करता है, ग्रेफाइट लेयर बाय लेयर फॉर्म करता है। क्या करता है, लेयर बाय लेयर वो फॉर्म करता है। ठीक है, तो एक लेयर दूसरे लेयर पे क्या होता है, स्लिप करता है। ठीक है, और इसी स्लिपरी नेचर के कारण ये आपका सॉफ्ट हो जाता है और इसे हम लुब्रिकेंट के रूप में भी यूज कर पाते हैं। तो यहाँ पे रीजन आप कह सकते हैं कि डिफरेंस इन लेयर ऑफ एटम्स, एटम्स के लेयर का डिफरेंस में दोनों के अंतर होते हैं, इस कारण से डायमंड आपका क्या होता है, हार्डेस्ट बन जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा जा रहा है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉन रेडियो एक्टिव, इनमें से कौन सा एलिमेंट रेडियो एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट रेडियो एक्टिव नहीं है, तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या है 4, यानी जिरकोनियम जो होता है वो आपका रेडियो एक्टिव नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका जिरकोनियम, यानी जिसे कि हम जेड से भी डिनोट करते हैं। तो आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर 4। एक और क्वेश्चन आपके लिए हम यहाँ पे देंगे कि गोबर, ये हमने क्वेश्चन हालांकि पहले भी बताया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के तौर पे है। गोबर गैस कंटेन्स मेनली, ठीक है, गोबर गैस में क्या पाया जाता है, तो इसका आंसर आपको हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, ताकि हमें पता चल सके कि आप सारे वीडियोस को, आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे ध्यानपूर्वक देखते चलते हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चंस को देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, उस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर ही पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो अब रखते हैं इस वीडियो को यहीं पर, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपको फिर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।